नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आज गुरुवार है और अपने आज के हेलो किसान कार्यक्रम में हम पशुपालन से संबंधित तमाम जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं जिससे कि पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां आप हासिल कर सकें और उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम आज किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम के विषय रहेंगे बदलते मौसम में पशुओं का रखरखाव, और साथ ही बात होगी बकरी पालन से फायदों के बारे में। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800113060 और 1800113061। जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हों। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज्योति मिश्री जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्योति। आज आपसे हम जानकारी हासिल करने वाले हैं बदलते मौसम में पशुओं के रखरखाव के बारे में। और साथ ही हमारे साथ आज ऑनलाइन मौजूद है डॉक्टर UB चौधरी जी। डॉक्टर चौधरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपसे हम जानकारी हासिल करेंगे बकरी पालन के फायदों के बारे में। तो किसान भाइयों बहनों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो फोन उठाएं और आप अपने प्रश्न इन दोनों ही विषयों के संबंध में विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर ज्योति का। डॉक्टर ज्योति, जैसे कि हमारा विषय ही यही कहता है कि बदलते मौसम में किस तरह से पशुओं का जो है रखरखाव करना चाहिए, तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है हमारे पशुओं की सेहत से संबंधित जब मौसम में बदलाव आते हैं, और खासतौर से जब हम बात करते हैं बरसात के मौसम की। किसान भाइयों से मैं ये निवेदन करती हूँ कि बदलते मौसम में हमें आवास, आहार और टीकाकरण और बीमारियों के बारे में अपना ध्यान रखना है और देखना है कि हमारा आवास, जो कि दुधारू पशुओं के लिए या मत्स्य पालन या बाकी पशुओं के लिए, वो ठीक प्रकार से है, उसमें पानी की व्यवस्था क्या है, ऊपर से पानी तो नहीं आ रहा है। और हमें ये भी देखना है कि कहीं नालियों में या जो भी उस वहाँ पे आवास है जहाँ पे, वहाँ पानी तो नहीं भर रहा है, ताकि जो भी कहीं पानी जहाँ जमा होता है वहाँ काफ़ी सारी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। और हमें ये भी देखना है कि जो पशुओं का आहार है उसमें पानी सीलन तो नहीं जा रही है, उसमें टॉक्सिन्स तो नहीं पैदा हो रहे हैं, ताकि इनको कई बीमारियों से निजात मिले। और उनको ये भी देखना है कि क्या जो आजकल की जो बीमारियां हैं उनके लिए उन्होंने टीकाकरण, जो कि अन्य डिफरेंट बीमारियों के लिए, विभिन्न बीमारियों के लिए वो नियोजित हैं, वो उन्होंने सुचारू रूप से किए हुए हैं। जैसे FMD है और जैसे ब्रुसलोसिस वगैरह की ऐसी बीमारियां हैं, और जो HS है वो ये घलघोंटू टाइप, उसके लिए उन्होंने अपने सुचारू रूप से टीकाकरण किया है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहती हूँ। और सारी कई बीमारियां हैं जो कि मस्टाइटिस से रिलेटेड है, दूध से उससे रिलेटेड है, तो उसके लिए इन्फेक्शन न लगे जानवरों को, और उनका आवास पूरा ठीक है, आहार भी ठीक है, क्या खा रहे हैं, और उस हिसाब से उनको ये भी देखना है कि उनको स्टार्च जो ऑयल्स हैं और उनकी मात्रा उनमें अधिक करनी है, ताकि उनको ज़्यादा एनर्जी मिले इस मौसम में। बिल्कुल। तो बदलते मौसम में किस तरह आप अपने पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं, इसके बारे में तमाम जानकारियां आगे भी हासिल करेंगे डॉक्टर ज्योति से, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। इस मौसम में बरसात, उमस और गर्मी तीनों का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि बरसात होने से वातावरण में थोड़ी ठंडक का एहसास भी हो सकता है, और मौसम के इस बदलते मिजाज में हमें अपने पशुओं का रखरखाव अच्छे से करना है। जिन इलाकों में बरसात हो रही है वहां पशुपालक इस बात पर ध्यान दे कि उनका कोई पशु बीमार तो नहीं है। खुर और मुंह की बीमारियां बरसात के मौसम में होती हैं।
खुरपका और मुंहपका नाम की ये बीमारियां गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और पालतू पशुओं में होती है। ये बीमारी काफी संक्रामक होती है। इस बीमारी में पशुओं की जीभ, नाक और होठों पर व मुंह में छाले हो जाते हैं, जिससे उन्हें खाने में परेशानी होती है। पशुओं के पैर में दोनों खुरों के बीच घाव हो जाता है, जो बाद में फट जाते हैं। इससे पशुओं को चलने में परेशानी होती है। पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए टीके जरूर लगवाएं। साथ ही पशुओं के खान पान का भी ध्यान रखें। सूखे चारे में गीलापन या फफूंद ना होने दें, नहीं तो पशुओं को बदहजमी और दस्त हो सकते हैं। हरा चारा साफ होना चाहिए, उसमें कीचड़ ना लगा हो। पशुओं को साफ पानी पिलाएं। पशुओं के रहने की जगह पर भी ध्यान दें। पशुओं के बाड़े की छत से पानी नहीं टपकने दें और बाड़े के आसपास पानी का ठहराव नहीं होने दें। गंदे पानी में मच्छर व मक्खी पनपते हैं, जो पशुओं में रोग फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाल सकते हैं। और अभी आपने देखिए खास रिपोर्ट, और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं डॉक्टर चौधरी का। डॉक्टर चौधरी, आपसे आज हम जानकारी हासिल करने वाले हैं बकरी पालन के फायदे के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश में बकरी पालन की स्थिति कैसी है? किसान भाइयों, जहां तक हमारे देश में बकरी पालन का सवाल है, बकरी पालन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक व्यवसाय है। हमारे देश के गरीब किसान, सीमांत किसान या जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, उनके लिए बकरी बहुत वरदान साबित हुई है, क्योंकि ये गाय भैंस की अपेक्षा इसके पालन में बहुत कम खर्चा आता है, इसलिए इसे हम गरीब की गाय भी कहते हैं। अगर हम अपने देश के परिदृश्य में देखें तो पूरे विश्व में हमारे देश में सबसे अधिक बकरियां हैं, जिनकी संख्या करीब करीब 15 करोड़ के आसपास है। और अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बकरियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है। हर भौगोलिक परिस्थिति में बकरी अपने को सक्षम पाती है और उसी परिस्थिति में रह के अच्छे से अच्छा उत्पादन देती है, चाहे वो दूध के रूप में हो, चाहे वो रेशे के रूप में हो, चाहे वो मांस। बिल्कुल, तो यहाँ पर डॉक्टर चौधरी, अभी आपसे हमने जाना कि हमारे देश में बकरी पालन की स्थिति कैसी है, और इसके बारे में भी हम आपसे ज़रूर आगे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से आसानी से हमारे किसान भाई बहन जो है वो बकरी पालन कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। ये तमाम बातें जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं विषय पर आधारित ये खास रिपोर्ट। बकरी पालन पशुपालन का अभिन्न अंग रहा है। दूध और मांस उत्पादन में बकरी का काफी अहम योगदान है। बड़े पशुओं को पालने की तुलना में बकरी पालन आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद रहता है। बकरी पालन करके भूमिहीन, कृषि श्रमिक और छोटे सीमांत किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी बकरी पालन के कई फायदे हैं। बकरी पालन एक ऐसा काम है जिसे शुरू करने में काफी कम पैसों की जरूरत होती है, लेकिन फायदा ज्यादा होता है। साथ ही साथ दूसरे कामों की तुलना में बकरी पालन में जोखिम भी काफी कम होता है। बकरी एक ऐसा जानवर है जो खराब से खराब और कम से कम चारे में भी गुजारा कर लेती है। बकरी हरी घास, कंटीली झाड़ियां और पेड़ पौधों की पत्तियों से अपना पेट भर लेती है। बकरी का स्वभाव भी काफी शांत होता है, यानी बकरियों को एक जगह पर पालतू बनाकर आसानी से पाला जा सकता है। बकरी का रखरखाव भी काफी आसानी से किया जा सकता है। बकरी बच्चा जनने के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। बकरी लगभग 1 साल से लेकर 12 महीने में बड़ी और बच्चा देने योग्य हो जाती है। बकरी हर साल 1 से 5 बच्चे दे सकती है। इन सब से बकरी पालक को फायदा होता है। बकरी के दूध में काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण बाजार मांग को देखते हुए बकरी का दूध बेचकर भी बकरी पालक अच्छा मुनाफा कमा सकता है। तो अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट। आपको एक बार फिर से बता दें, आज हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम में पशुओं के रखरखाव की, और साथ ही बात हो रही है कि बकरी पालन के क्या फायदे
हो सकते हैं। इन दोनों ही विषयों से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो फ़ोन उठाइए, हमें फ़ोन कीजिए 1800-113-06 और 61 पर। जब भी आप फ़ोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल एक छोटा सा निवेदन, अपने टीवी की आवाज़ को उस दौरान बिल्कुल बंद रखें जिस दौरान आप अपने प्रश्न, अपना जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान आप चाहते हो हमारे विशेषज्ञों से। डॉक्टर ज्योति और डॉक्टर चौधरी आज हमारे साथ मौजूद हैं दोनों ही विषयों के संबंध में जानकारी देने के लिए। डॉक्टर ज्योति, अब मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि हमने शुरुआत में कई बिंदुओं पर जो है वो बात की, आपने थोड़ा बहुत जो है वो जानकारी दी आहार से संबंधित, आवास से संबंधित और खासकर जो टीकाकरण है उससे संबंधित। तो सबसे पहला यहाँ पर जो जानकारी हासिल करने का जो सिलसिला है उसे शुरू करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बदलते मौसम के अंदर, खासतौर से बरसात के मौसम में, कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो हमारे पशुओं को लग सकती हैं, और टीकाकरण के बारे में आप क्या बताएंगे? टीकाकरण के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी बीमारियों के जिनके भी टीके हमें लगवाने हैं तो किसान भाइयों को वो सुचारू रूप से लगाने चाहिए। जैसे FMD है, मुंह खुरपका रोग जो है, तो उसके लिए जो है ये उसको उन्होंने 3 मंथ्स to 4 मंथ्स के जो है महीने के ऊपर जो भी हैं पशु, उनको लगाना है। उसके बाद 1 महीने के बाद उनको एक बूस्टर डोज है वो लगवाना है, और 6 महीने की अवधि पर फिर वो दूसरा टीका लगवाना है। इसीलिए जो दूसरी बीमारी है जिसको हम HS कहते हैं, गलघोंटू, तो उसके भी 6 महीने से ऊपर जो जानवर हैं, तो आजकल की जो बरसात के मौसम में वो बीमारी ज़्यादा होने के संदेशे हैं। तो उसके लिए जो 6 माह के ऊपर के जो अवधि है उसके दौरान टीकाकरण करना है, और ये साल में एक बार करना है। तो ऐसे जो जिसको हम कहते हैं कि जो BQ की बीमारी है, उसमें भी 6 महीने के अवधि के जो ऊपर हमारे जानवर हैं तो उनको टीकाकरण करना है, और ये 1 साल के की अवधि के बाद सुचारू रूप से करना है। और कई सारी बीमारियां हैं जिनके, जैसे पॉक्स की बीमारी आती है, या और कोई जो बीमारी है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं हमारे, तो नमूनिया वगैरह की बीमारियां, तो इनसे हम निदान पा सकते हैं। और हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारी जो आवास की है और लाइट्स हैं, क्योंकि इस मौसम में अंधेरा भी काफ़ी रहता है, तो क्या हमारी जो रोशनी है वो पर्याप्त है ताकि और हम देख सकें कि जो उनको हम खाना दे रहे हैं ये सुचारू रूप से दे रहे हैं। तो ऐसे ही और बीमारियां हैं जो दुधारू पशुओं में खासकर देखने को मिलती हैं, जो कि दूध से रिलेटेड हैं, जैसे मास्टाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि हम उनका जो थन वगैरह हैं वो साफ़ हैं, और उससे जो भी हम जिस में हम दूध ले रहे हैं वो जो भी बर्तन है उसको सुनिश्चित रूप से उसको साफ़ करें, और देखें कि जो हम जब दूध ले रहे हैं गाय से या उनसे, तो उसमें देखें कि जो थन हैं वो ठीक हैं, उनके चारों थन ठीक हैं, और हम कैसे दूध लें। और हमें ये भी देखना है कि हमें किन किन देखना है, उसका रंग वो ठीक है, और ये भी देखना है कि जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो तो नहीं थोड़ी थिक तो नहीं है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है, और हम आगे भी और कोई प्रश्न होगा तो वो जैसे इन्होंने बताया तो हम लेते रहेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे कॉलर जो है वो फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, और आइए जानते हैं उनका प्रश्न क्या है। हेलो हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार। रघुनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी सर, 16 नवंबर 2020 को हमारी एक भैंस बच्चा दी थी जी। अभी तक हीट में नहीं आई है। ठीक है। तो उसमें मतलब उसके खान पान की क्या व्यवस्था, कैसे क्या करें जिससे जल्दी से हीट में आ जाए? ठीक है जी डॉक्टर जी। उसका रघुनाथ जी, उसका पहले हमें ये देखना है कि वो हीट में क्यों नहीं आ रही है। तो उसका क्या वो पशु ठीक है, उसमें कोई
ऐसी तो नहीं समस्या है कि जिसका निदान हो सकता है, उसका आपके ज़िले में या वहाँ कोई पशु चिकित्सक होगा तो उससे आप दिखलवा लीजिए, और उसकी जो भी उनका जो सिस्टम है उसकी जानकारी ले लीजिए। और उसमें कोई, क्योंकि इस समय काफ़ी बीमारियां ऐसे भी आती हैं जैसी ब्रुसलोसिस की बीमारी है जी, या और कई बीमारियां हैं जिसमें पशु गाभिन नहीं होता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है वो हमें उस समस्या का पहले निदान करना है और ये देखना है कि जो भी हम उसको दे रहे हैं, एआई करा रहे हैं उसमें, तो वो क्या हम समय से कर रहे हैं और कहीं वो और कहीं समस्याएं तो नहीं है। खान पान के बारे में ये है कि उसको जो भी है मिनरल मिक्सचर और जो भी हम चारा दे रहे हैं वो उसके लिए काफ़ी है, पर्याप्त मात्रा में है, और उसको अन्य बीमारियां तो नहीं, जैसे परजीवी की बीमारियां भी होती हैं, उससे भी खून की कमी आती है। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा जो पशु है जिसको हीट में आना है तो वो हेल्दी हो, उसका स्वास्थ्य ठीक हो और उसकी जो रख रखाव है वो भी काफ़ी ठीक रहना चाहिए, तभी वो गाभिन हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर रघुनाथ जी आपके सवाल का जो जवाब है, जो समाधान है, वो यहाँ पर डॉक्टर ज्योति ने दे दिया है। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर चौधरी का और बकरी पालन से संबंधित कुछ जानकारियां उनसे हासिल करते हैं। डॉक्टर चौधरी, अगर कोई बकरी पालन करना चाहे तो किस तरह से जो है वो शुरुआत कर सकते हैं? कौन सी ऐसी अच्छी नस्लें हैं जिनका चयन कर सकते हैं जिससे कि अच्छा दुग्ध उत्पादन भी मिले और साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सके? हाँ, आपने जो पहला प्रश्न किया कि अगर वो बकरी पालन करना चाहे कोई हमारे किसान भाई तो उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहला मेरा सुझाव होगा उनको कि जहां वो बकरी पालन करना चाहते हैं वो जगह का, सही जगह का चुनाव करें। सही जगह से हमारा मतलब ये है कि वहाँ स्वच्छ वातावरण, पानी की व्यवस्था हो और आसपास जो खेती है वो ऐसी होनी चाहिए जहां से चारा पैदा हो सके। कुछ पेड़ पौधे भी हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पहला स्टेप है। दूसरा जो स्टेप है, जहां अगर वो बकरी पालन करना चाहते हैं तो जो बाड़ा है बकरियों के लिए, जो शेल्टर की जिसे हम बात करते हैं, वो उचित प्रकार का होना चाहिए जिससे सर्दियों से बकरियों का बचाव हो, बरसात में बकरियों का बचाव हो। और जब हम बाड़े की बात करते हैं तो बाड़ा जो आप बनाएंगे तो कुछ जगह तो खुली होनी चाहिए और कुछ जगह ढकी हुई होनी चाहिए। तो जितनी ढकी हुई जगह है उससे 2 गुनी खुली हुई होनी चाहिए, क्योंकि बकरियां ज्यादातर प्रयास करती हैं कि खुली हुई जगह में बैठे। जब बरसात आती है, सर्दी होती है, तब वो अंदर चली जाती है। उनके फर्श की बात आती है, फर्श हमेशा प्रयास करें कि कच्चा रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पानी को सूख लेता है और गीला कम रहता है। इसके बाद प्रश्न आता है कि वो कौन सी बकरियां पालें जिससे उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ हो। ये हमारा डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में बकरियां पालना चाह रहे हैं। मानिए कि आप उत्तर भारत में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में बकरियां पालना चाहते हैं, तो ये एरिया हमारा सेमी एरिड का आता है, जहां अर्ध शुष्क जैसे एरिया कहते हैं। यहाँ के लिए अगर अच्छी नस्लें हैं दूध के लिए और मीट के लिए, आप जमुनापारी पाल सकते हैं, आप जकराना बकरी पाल सकते हैं, आप बरबरी बकरी पाल सकते हैं, आप पंजाब की एक बीटल बकरी है वो पाल सकते हैं। ये बकरियां सब दूध के लिए बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। जी। जहां तक हम बरबरी की बात कर रहे हैं, बरबरी एक ऐसी बकरी है जिसे आप दूध के लिए भी रख सकते हैं और मीट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। केवल प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि 1, 2 या 4 बकरी पाल के कोई व्यावसायिक बकरी पालन नहीं होता है। हमारा प्रयास होना चाहिए, अगर हम अच्छा आर्थिक लाभ चाहते हैं बकरियों से, तो कम से कम 10, 20, 30 या 40 या 50 बकरियां पालें, जिससे हमें अच्छा लाभ हो सके। बिल्कुल डॉक्टर चौधरी, आपके पास वापस आएंगे और इस विषय से संबंधित और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है। एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें।
मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम में पशुओं के रखरखाव की और साथ ही बात हो रही है किस तरह से आप कर सकते हैं बकरी पालन, इसके क्या फायदे हैं। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं डॉक्टर ज्योति का। डॉक्टर ज्योति, हमने यहाँ पर बात की कि कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो पशुओं में जो हैं वो इस बरसात के मौसम में लग सकती हैं, और हमने यहाँ पर टीकाकरण के बारे में भी जानकारी हासिल की। साथ ही यहाँ पर बात आती है आवास की कि इस मौसम के अंदर या बदलते मौसम के अंदर किस तरह का आवास होना चाहिए हमारे पशुओं का। किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उनका भाड़ा है पशुओं का वो काफ़ी खुला हो और उसमें हवा की भी प्रावधान हो ठीक प्रकार से, और उनको ये भी देखना है कि उसमें कहीं से पानी इस मौसम में तो नहीं आ रहा है, और ये देखना है कि वो साफ स्वच्छ है। और क्योंकि आजकल जो कोरोना की जो बीमारी है, महामारी है, तो उस वजह से भी हमें जानवरों को ज़्यादा स्वच्छ रखना है और देखना है कि जो भी उनके जो काम करने वाले हैं, जो वहाँ पे चारा देते हैं, जो वहाँ पे दाना डालते हैं और जो पशुओं में दवाई करते हैं, भोजन देते हैं आगे, तो उन सब जो भी है उनको भी काफ़ी स्वच्छता का ध्यान रखना है। और ये देखना है कि जो जानवरों के लिए कोई ऐसी समस्या तो न है या पानी कहीं जमा हो रहा है ताकि जो परजीवी की बीमारी है वो ना आ पाए। और हमें ये भी देखना है कि हमें इस दौरान हमें उसमें डिवर्मिन की एंथलमेंटिक भी एंटी देना है ताकि उनको जो भी परजीवी की बीमारी है उससे मुक्ति पा सके। और ये ऐसी बीमारी है परजीवी की कि जो काफ़ी भोजन या जो भी जानवर है काफ़ी ये वीक हो जाता है और उसमें उतनी क्षमता नहीं रहती है, ना वो फिर ठीक से दाना खा पाता है या चारा खा पाता है, और उससे फिर दुग्ध उत्पादन पे भी काफ़ी असर आता है। और हमें इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से उनको चारा दें, और वो चारा ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और उसमें हमें वो एक स्वच्छ जगह पे रखना है। और काफ़ी ध्यान रखना है कि हम जो भी इनको दे रहे हैं, कोई दवाई देनी है या कुछ इनको फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो वो अच्छी प्रकार से उनको दें और ये देखें कि इनमें कोई जो और कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम काफ़ी अच्छी तरह से समाधान कर सकें ताकि हमें ये सही मात्रा में दुग्ध उत्पादन दें और हम इनका अच्छी प्रकार से रखरखाव कर सकें। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे एक और कॉलर जो है वो फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका सवाल जानते हैं। हेलो 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 सीमंत जी, आपको आवाज आ रही है हमारी?
शायद उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचे। आइए अब हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर चौधरी का। डॉक्टर चौधरी, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हम बकरी पालन से संबंधित जो है वो यहाँ पर आपसे जानकारी हासिल कर रहे हैं। हमने ये जान लिया कि किस तरह से बकरी पालन कर सकते हैं, साथ ही हमने ये भी जान लिया कौन सी अच्छी नस्लें हैं जिनका चयन कर सकते हैं हमारे किसान। लेकिन अगर बकरी पालन शुरू करें तो शुरुआत के समय में लागत जो है वो कितनी आती है, इसके बारे में क्या बताएंगे? लागत एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है और ये निर्भर करता है कि हम कितनी बकरी से अपना बकरी पालन प्रारंभ करना चाहते हैं जी। अगर आप 10 बकरियां लेना चाहते हैं, 10 बकरियों से छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए 10 फीमेल बकरियों के साथ आपको एक बकरा साथ में रखना पड़ेगा। तो इनकी केवल जानवरों की ही अगर हम कीमत ले लें तो करीब 60 से 70 हजार रुपए के आसपास 10 जानवरों की कीमत आएगी। 6,000 के आसपास एवरेज जानवर हुआ करता है जी। ये तो हमारी जानवरों की कीमत होगी जो हम जानवर खरीद के लाएंगे। उसके बाद हमें इनके लिए जो बाड़ा बनाना है, वो चूंकि बहुत कम जानवर ले रहे हैं, इसलिए हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि उनके पास जो साधन उपलब्ध हैं उनसे वो अपना बाड़ा बनाएं। जैसे लकड़ी है और फूस का बाड़ा है, तो इसमें करीब 15 से 20 हजार रुपए बाड़े में खर्च हो जाएंगे। इस तरह ये हो गए करीब 70-80 हजार रुपए। और इसके बाद अगर चरने का प्रबंध अच्छा खासा है, चरने के लिए अगर जगह है, तो प्रति बकरी मुश्किल से 5 या 6 रुपए और अतिरिक्त खर्चा आता है, थोड़ा दाना खिलाने का, थोड़ा भूसा खिलाने का। तो इसको आप देखिएगा 5 रुपए के हिसाब से अगर लगाएंगे तो 100-150 रुपए आपके पर डे के हिसाब से दाने के हो गए। तो 75 हजार रुपए इनिशियल स्टेज पे अगर वो लगा लेंगे, अच्छी नस्ल की बकरियां ले आएंगे, तो उन्हें फायदा होगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे एक और कॉलर जो हैं वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उनका सवाल शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो हेलो हेलो, श्याम सुंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने राजस्थान से हमें फोन किया है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? श्याम सुंदर शर्मा, 12 राजस्थान से बोल रहा हूँ मैडम। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। नियमित रोजाना देखता हूँ कृषि दर्शन में। हेलो किसान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी, मेरा सवाल ये है इस लाइव फोनिंग कार्यक्रम में कि हमारे जैसे कि गाय है एक, जो उसमें क्या है, उसको खुरपका मुंह पका रोग हो रहा है। ठीक है। छाले हो रहे हैं। छाले होने के पश्चात वो चारा ढंग से नहीं खा पाती है जी। और गाय अच्छा दूध उत्पादन मिले, जो मैं एक गाय लेना चाह रहा हूँ आपके विभाग से। बड़े अच्छा डेयरी का दूध उत्पादन हो अच्छा काफी मेरे 12 जिले में। और बकरी पालन की बात करूँ तो मैं बकरी पालन भी करना चाहता हूँ। 30-35 बकरियों की 12 जिले में जो मेरे को मिल सके अनुदान पे। अरे गाय भी पशु आहार कौन सा दे, कौन सा ना दे, ये सब जानना चाह रहा हूँ ज्योति जी से। जी बिल्कुल, ज्योति जी मिश्रा जी। जी डॉक्टर ज्योति क्या बताएंगे? हाँ, मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप कह रहे थे कि आपके उस पशु में FMD यस वो आ गया है, तो उसके बारे में पहले तभी आपको देखना था कि और दूध भी कम हो रहा है, तो उसको हमें थोड़ा जो छालों पे कुछ ऑइंटमेंट लगा दीजिएगा। और जो आपके वहाँ का जो जिला स्तर का पशु चिकित्सक होगा उससे आप सलाह परामर्श कर लीजिए। और हमें ये भी देखना है कि उसका टीकाकरण आपने किया था या नहीं किया था, और वो टीका कहाँ से करवाया था, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी देखना है कि अगर वो दूध का उत्पादन उतना नहीं दे रहे हैं तो उसको आपको कौन सी, आप ये भी कह रहे थे कि आपको एक पशु लेना चाहते हैं, तो आपको ये देखना है कि आप पहले कौन सी, आपकी जो पहले वाली गाय थी वो किस नस्ल की है। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो आमतौर पर किसान भाई बाहर की नस्लों की भी ले लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा दुग्ध देती हैं। तो मगर अगर आप कोई भी पशु ले रहे हो जहाँ से, तो आपको ये मंडी से ले रहे हैं या कहीं से ले रहे हैं, तो हमें ये करना है, सुनिश्चित करना है कि आप टीकाकरण कर लीजिए उसका, और उसका पालन पोषण बहुत अच्छी तरह कर लीजिए। और जो आपके जिले स्तर का पशु चिकित्सक होगा उससे भी सलाह परामर्श कर लीजिए कि आपको कौन सी
कौन सा पशु लेना है जो आपके लिए फायदेमंद होगा और जो आपको आपकी दुग्ध की समस्या जो है उसका जो है दुग्ध ज़्यादा हो जाए। तो हमें ये भी देखना है कि इसमें कई सारी बीमारियां भी आ सकती हैं, तो उनका निवारण भी करना है, जैसे ब्रुसला की बीमारी है, टीबी की बीमारी है। तो इन सभी से हमें सुचारू रूप से हमें इनके लिए उपाय करने हैं ताकि हमारे पशु स्वच्छ और स्वस्थ रहें। तो इसी प्रकार से आप बकरी पालन का भी कर रहे हैं, वो एक विशेषज्ञ हैं ही। तो बकरी पालन में भी हमें ये देखना है कि हमें किस प्रकार से ज़्यादा लाभ हो, और अगर हम बकरियों का लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारी बकरी में आ सकती है, तो उसका भी ध्यान हमें रखना है। जैसे परजीवी की बीमारी बहुत रहती है और कई किस्म की बीमारियां आती हैं। जी, मैं चाहूंगी कि हम डॉक्टर चौधरी से इस बारे में जानकारी लें। डॉक्टर चौधरी, उनका दूसरा प्रश्न ये था कि वो अपने ज़िले के हिसाब से जो है वो लेना चाहते हैं बकरी, और वो कौन सी नस्ल ले सकते हैं, इसके बारे में आपसे ज़रूर जानेंगे। लेकिन पहले एक कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, उनका सवाल जो है वो शामिल कर लेते हैं। हेलो 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 कबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पानीपत हरियाणा से आपने फ़ोन किया है। मैं चाहूँगी अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दें, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछें। ओके मैम। जी हाँ जी जी, बताइए आपका सवाल क्या है कबीर जी? मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी बकरी है वो घास कम खाती है और मेहनती ज्यादा है, आप मुझे बताएं इसका क्या हल है। बिल्कुल डॉक्टर चौधरी, अब आपके पास 2 सवाल हैं। हमारे पहले जो कॉलर थे श्याम सुंदर जी 12 राजस्थान से, वो चाहते थे वहां पर बकरी पालन करना, कौन सी अच्छी नस्ल वो ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। और दूसरे हमारे कॉलर कबीर जी जिन्होंने हमें पानीपत हरियाणा से फ़ोन किया है, वो ये कह रहे हैं कि मिनमिनाती ज़्यादा है बकरी और घास जो है वो कम खाती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैं पहले प्रश्न का जवाब दे दूं। आप चूंकि बकरी पालन करना चाहते हैं और राजस्थान में हैं, राजस्थान से हैं जी, तो आपके लिए आपके क्षेत्र में जो सिरोही नस्ल की बकरी है वो सबसे ज्यादा आपके लिए सूटेबल होगी, लाभदायक होगी। तो मेरा आपको सुझाव होगा कि अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं, सिरोही नस्ल की बकरी पालें। दूसरा नस्ल जो है जो आपके यहाँ बहुत अच्छी पैदावार दे सकती है वो जकराना नस्ल है, वो भी आप पाल सकते हैं। तीसरा आपका जो प्रश्न था कि उसके लिए अनुदान कैसे मिले, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जी। और हर बकरी पालक चाहता है कि सरकार से हमें अनुदान मिले, कुछ पैसा मिले जिससे हम अपनी आय को बढ़ा सकें। उसके लिए मेरा सुझाव होगा कि उसके लिए आप एक प्रोजेक्ट बनता है, वो प्रोजेक्ट आपके जो जिला स्तर पर जो पशुपालन विभाग है उनसे मिलकर आप एक परियोजना बना लीजिए कि हमें इतने बकरियां स्टार्ट करनी है, इतना हमारा खर्चा होगा। उसको लेके उसके बाद आप एक नाबार्ड जो बैंक होता है आपके जिले का, हर जिले में नाबार्ड बैंक का ऑफिस है, उनको अपना आप प्रोजेक्ट सबमिट करिएगा। वो बैंक से आपको 25 से 30% तक का अनुदान दिलवाते हैं और लोन भी दिलवाते हैं। उसे लेके आप अपना बकरी पालन शुरू कर सकते हैं। ये तो हमारा जवाब हुआ हमारे राजस्थान से जो कश्यप भाई बोल रहे थे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है जो पानीपत हरियाणा से है कबीर जी का, उनका प्रश्न था कि बकरी मिमियाती ज्यादा है और दूसरा था घास कम खाती है। घास कम खाने का कारण मैं आपको बता देता हूं। बरसात के समय में क्योंकि घास में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मेरा सुझाव होगा कि बकरियों को आप हरा चारा कम से कम खिलाएं, घास कम से कम खिलाएं, क्योंकि ज्यादा पानी वाला चारा खाने से बकरियों में दस्त की शिकायत आ जाती है। तो उनके लिए घास के साथ साथ आप थोड़ा सा सूखा चारा अवश्य खिलाएं। गेहूं का भूसा बकरियां कम खाती हैं, इसके अलावा चने का भूसा हो, अरहर का भूसा हो या मसूर का भूसा हो, ऐसे सूखे चारे आप खिलाएं तो ज्यादा लाभप्रद होगा और बकरियां चाव से खाएं भी। बरसात में पानी वाले चारे को बकरियां अगर खा भी लेती हैं तो दस्त की शिकायत के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात आप बता रहे हैं मिमियाती ज्यादा है। मिमियाने का कारण हो सकता है या तो बकरी भूखी है या उसे कोई और स्वास्थ्य की समस्या है। अगर उसका पेट भरा रहेगा और स्वास्थ्य कोई समस्या नहीं है तो बकरी कभी भी नहीं मिमियाएगी। थोड़ा सा उसका एक आदत होती है, स्वभाव होता है, तो लगाएगी। बिल्कुल। तो आपका सुझाव है मेरा कि अगर आप किसी आपके साथ में आसपास जो पशु चिकित्सक है तो उनके एक बार बकरी को दिखा लें कि उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम तो नहीं है जी। और बाकी सूखा चारा खिलाएं, दाना खिलाएं तो बकरी का पेट भरा रहेगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नहीं आएगी। बिल्कुल। और कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान।
सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम में पशुओं के रखरखाव की और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं बकरी पालन के फायदों के बारे में। अगर आप भी इन दोनों विषयों के संबंध में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। और आइए एक और कॉलर को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं पंजाब से। हेलो 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 हरजोत जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। मैम हमने ना न्यूट्री फास्ट चारा लगाया हुआ है। जी हेलो जी सवाल पूछिए। मैम हमने ना न्यूट्री फास्ट चारा लगाया हुआ है और उसके खाने के बाद ना हमारे जो पशु हैं, हमारे पास 4 भैंसें हैं, वो गोबर ना बहुत जल्दी जल्दी करती हैं। ठीक है जी। तो किस तरीके का जो गोबर है वो उन्हें आता है और कितने समय के बाद आता है? मैम वो ना 10-10 मिनट के बाद ना वो करती हैं और बहुत पतला गोबर आता है उनको। ठीक है डॉक्टर ज्योति क्या बताएंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको उसमें चारा किस प्रकार का है, वो कौन सा उनको दाना दे रहे हैं या कौन क्या दे रहे हैं, ताकि उनको 10 न्यूट्री चारा तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा है, तो उनको उसकी जांच करनी है और उसमें कोई कीटाणु या वो उसमें वो तो नहीं है, तो उसमें वो देखना है कि उसमें वो ज़्यादा, मुझे लगता है प्रोटीन की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, और उनको अपना जो भी उनका चारा है उसको वो बदल दें और वो देखें तब कि उसमें वो दस्त बार बार गोबर करती है। तो अगर वो पतला गोबर करती है तो उसका अलग परेशानी हो सकती है। अगर वो थोड़ा सा थिक करती है, मोटा करती है, तो उसकी अलग समस्या हो सकती है। तो उसका चेकअप कराना है, उसका गोबर का उसका टेस्ट होता है कि उसमें कौन सा जोनिन्स डिजीज़ तो नहीं है या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इस मौसम में ऐसी समस्याएं आती हैं। तो उसका चेकअप करवा लीजिए और ये देख लीजिए कि मेरे हिसाब से उसको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, तो आप अपना जो भी चारा है उसको बदलवा दीजिए, तो उसकी वो समस्या का निदान हो सकता है। बिल्कुल। और अब आइए रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर डॉक्टर चौधरी का। डॉक्टर चौधरी, अब मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके का आहार जो है वो हमें बकरियों को देना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे कॉलर्स ने भी फ़ोन किया था और आपने थोड़ी बहुत जानकारी जो है दी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि किस तरह से अच्छा खान पान जो है वो बकरियों का होना चाहिए, चाहे उत्पादन मांस के लिए किया जा रहा हो या फिर दूध के लिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। बकरी पालन में पोषण का बहुत बड़ा योगदान है। अगर अच्छा दाना, चारा, सूखा चारा अगर आप बकरियों को देंगे तो उत्पादन क्षमता उतनी ही अच्छी होगी, चाहे वो आप मांस के लिए बकरियां पाल रहे हों, चाहे आप दूध के लिए पाल रहे हों या किसी अन्य पर्पस के लिए पाल रहे हों। सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है कि बकरियों की आप जो उनका पेट भरने की आवश्यकता है वो पूरी करें। अगर आपके लिए चरने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बकरियां बाड़े में रह के ही हम पालें, उन्हीं से अच्छा उत्पादन लें, तो मेरा पहला सुझाव होगा कि बकरियों के लिए आप सूखे चारे की व्यवस्था करें, जिससे कहते हैं दलहनी चारे। मैंने अभी अपने एक राजस्थान के कॉलर को भी बताया था
इस सूखे चारे में गेहूं का भूसा बकरियां कम पसंद करती हैं। इसके अलावा जो दलहनी चारे हैं, जारहर का है, ग्वार का है, चने का है, मसूर का है, मटर का है, सोयाबीन का है, ये चारे बकरियों को 24 घंटे उनकी जो मैंजर है उसमें उपलब्ध होने चाहिए। 24 घंटे बकरी खाती रहेगी। पहला तो प्रश्न है, इससे उनका पेट भरा रहेगा। दूसरा प्रश्न आता है कि हरा चारे की बात आती है। अगर बकरियां चरने के लिए नहीं जा रही हैं, चरने के कोई साधन उपलब्ध नहीं है, तो हमारे बकरी पालक हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको हरे चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हरे चारे की जब बात आती है तो मेरा आपको सुझाव होगा कि जितने दलहनी चारे हैं, बरसीम है, रिचका है, ग्वार है और लोबिया है, जई है, ऐसे चारे पैदा करें और बकरियों को 1 से 2 किलो भी अगर चारा या हरा चारा प्रतिदिन प्रति बकरी दे देंगे तो उनके पोषक की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो आता है दाने का, और दाने पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि बकरी का प्रोडक्शन कैसा होगा, उनकी मांस का उत्पादन कैसा होगा, कितना अधिक होगा, कितना अधिक फायदा होगा। तो दाने की बात जब हम बात करते हैं, मैं आपको किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि दाना आप बकरियों के लिए घर में ही खुद बना सकते हैं जी। 70 से 80% कोई भी अनाज ले लीजिए, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, जो भी आपके पास सस्ते सस्ता उपलब्ध है वो ले लीजिएगा जी। और 10 से 15% कोई भी खल ले लीजिएगा, सरसों की खल छोड़ के, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें कड़वाहट होती है, बकरियां कम खाती हैं। चाहे सोयाबीन की है, चाहे वो तिल की है, या बिनौले की है, या मूंगफली की है, ये मिला लीजिएगा। और उसके बाद 2% खनिज लवण मिनरल मिक्सचर की जो बात आती है वो मिला लीजिएगा। 1% आप नमक मिला लीजिएगा और 5 से 10% गेहूं की भूसी। किसान भाई बड़े ध्यान से सुन लें इस बात को, 5 से 10% गेहूं की भूसी ले लें, इन सबको मिला लें, दलिया बना लें और बकरियों को, जो आपकी वयस्क बकरियां हैं, दूध दे रही हैं या बच्चा देने वाली हैं, आप करीब 400 से 500 ग्राम प्रतिदिन प्रति बकरी को अगर खिलाएंगे तो आपकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी, उनके बच्चे पैदा होंगे, वो स्वस्थ होंगे, दुग्ध उत्पादन बढ़िया होगा और मांस उत्पादन भी बढ़िया होगा। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर नंद स्वरूप जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है नंद स्वरूप जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैडम मैं नंद मिश्रा। मैं जानना ये चाहता हूँ, ये जो दुधारू जानवर होते हैं तो दूध को लगाने के पहले हमें कौन सा सफाई रखनी चाहिए, दूध लगाने के बाद हमें कौन सा उसका उपचार करना चाहिए जिससे फैनाला रोग से हम बच सकें? दूसरा एक प्रश्न हमारा और है बकरियों से संबंधित, क्योंकि हम 10 बकरियों रखेंगे तो कैसा बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि ठंडक के मौसम में हमें ठंड से बचाना है, बरसात के मौसम से पानी से, बरसात से बचाना है, और गर्मी के मौसम में हमें उनसे गर्म से बचाना है, क्योंकि बकरियां अक्सर जो है ऊंचे स्थान पे बैठते हैं। अगर घर में तखत है, तखत पे चढ़कर बैठेंगी, नीचे नहीं बैठती, तो हमें किस हिसाब से बाड़ा बनाना है? ठीक है, तो आपके दोनों ही प्रश्न हमारे विशेषज्ञों ने सुन लिए, एक एक करके आपके सवालों का उत्तर दें। डॉक्टर ज्योति, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। इनका पहला प्रश्न था कि उनको जो दूध लेते हैं तो उससे क्या सफाई करें। तो उसमें पहले है कि आप मैं ये सुझाव देना चाहती हूँ कि पहले जो है उस थन को बहुत अच्छी तरह से धो लें। जब आपको दूध लेना है तो उसको काफ़ी, और जो बर्तन जिसमें आप दूध ले रहे हैं वो भी काफ़ी स्वच्छ रहना चाहिए। तो उसको पहले साबुन इत्यादि से, लोशन से उसको धो लीजिए उनके थन को, और उसके बाद आपको ये देखना है कि उनके थन बिल्कुल सही हैं जो हम दूध ले रहे हैं। तो उसको फिर वो दूध लेकर और उनको काफ़ी देखना है कि कोई और गीलापन तो नहीं है, या उनका कोई जो थन है वो सख्त तो नहीं है, और जो, क्योंकि इसमें 4 थन, चारों को हमें ये देखना है कि चारों से सही मात्रा में दूध आ रहा है या नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं कि जैसे आप दूध ले रहे हैं तो फिर थोड़ा सा उसको थोड़ा आराम देना है, और फिर उसके बाद जब आप दूध ले रहे हैं उसके बाद भी उसको स्वच्छ करना है उसके थन को, क्योंकि गाय जो है या कोई भी दुधारू पशु है जो वहाँ आवास पे बैठता है तो नीचे से उनका थन हमेशा नीचे ज़मीन पर लगता है। तो जहाँ वो पशु रह रहा है उनमें साफ सफाई वो भी देखना है, और अगर उनका कोई भी थन जिसमें कोई थोड़ा सख्त हो या कुछ
पीप आ रहा है या कुछ पस आ रहा है तो उसका हमें निदान करना है। उसके लिए हमें प्रॉपर दवाई देनी है और हम कई टेस्ट भी आते हैं जो हम कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इसको जो मास्टाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हमें उसी हिसाब से इसको एंटीबायोटिक रिकमेंड करेंगे और देंगे। और वो जो पशु चिकित्सक उस भी जिले का होगा तो उसके पास जाकर उसको एंटीबायोटिक और दवाई करा के और ऐसे थनों को साफ करके पहले भी और दुग्ध लेने के बाद भी उनको साफ करना है और इन सब चीजों का ध्यान रखना है। बिल्कुल दूध लेना। डॉक्टर चौधरी, अब आपका रुख करते हैं। उनका दूसरा प्रश्न ये था कि बकरियों के लिए जो बाड़ा है वो किस तरीके का बनाना चाहिए, चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या फिर बरसात का मौसम हो। और जैसे कि उन्होंने ये भी बताया कि बकरियों को जब हम रखते हैं तो वो नीचे जमीन पर नहीं बैठती, तख्त पर बैठना ज्यादा पसंद करती हैं। तो इस बारे में आप क्या जानकारी देंगे, किस तरह का बाड़ा हो जो हर मौसम में सहूलियत दे? बकरियों के बाड़े के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर आप 10 बकरियों से अपना बकरी पालन प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके बाड़े की जो लंबाई होनी चाहिए वो करीब करीब 15 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा बाड़ा आप बनाएं। उसके ऊपर या तो चाहे फूस का छप्पर डालें या कोई फाइबर की शीट डालें जिससे धूप नहीं आए, सर्दी नहीं आए। बाड़े के साइड से आप करीब 1.5 या 2 फीट ऊंची दीवार बना दें और बाकी एरिया जो छत है और दीवार के बीच का एरिया खुला रखें जिससे उसमें हवा आती रहे। इसके साथ ही अगर 10 फीट का लंबा और 5 फीट चौड़ा, 10 फीट चौड़ा अगर आपने बाड़ा बनाया है तो बाहर भी 20 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा बाड़ा बनाएं जिससे बीच में गेट हो। बकरियां जब चाहें तब रात को बाहर सो सकती हैं, बैठ सकती हैं और जब सर्दी होगी, बरसात होगी वो अंदर जा सकती हैं। बकरियों का एक स्वभाव होता है कि जब मौसम सुहावना होता है तो बाहर रहना चाहती है, शेड में नहीं रहना चाहती। इसलिए आप प्रयास करिए कि जितना अंदर का एरिया है उससे बड़ा बाहर का एरिया रखिए। बकरियां सर्दियों में आएंगी तो अंदर चली जाएंगी, बरसात आएगी अंदर चली जाएंगी और अगर मौसम अच्छा होगा तो बाहर आ जाएंगी। दूसरा आपका प्रश्न था कि बकरी तख्त पर बैठना चाहती है। एक बकरियों का स्वभाव होता है, कोई ऊंची अगर जगह होगी तो बकरियां वहां बैठना पसंद करती हैं। आप तख्त अगर उसके बाड़े में पड़ा होगा तो निश्चित ही तख्त पर बैठना चाहेंगे। अगर आप चारपाई डाल दोगे चारपाई पे बैठना चाहेंगी। अगर ऊंचा स्थान बना दोगे तो उस पर बैठना चाहेंगी। ये स्वाभाविक बात है। अगर आप बाड़ा बना रहे हैं तो चारपाई और तख्त उस बाड़े में ना रखें, उसे आप बाहर रखें, बकरियां अपने स्वाभाविक स्तर पर रहेंगी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज बात हो रही है बदलते मौसम में पशुओं के रखरखाव की और साथ ही जानकारी हम हासिल कर रहे हैं किस तरह से बकरी पालन फायदे का सौदा साबित हो सकता है। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं फटाफट से हमें फोन कीजिए अपने हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। हमारे अगले कॉलर हंसराज मीना जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो हंसराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दें और फिर अपना प्रश्न पूछें। हेलो जी मैडम जी, सवाल पूछिए। हाँ मैडम जी, हमारी जो पशु है 2 साल की बच्ची है, वो मीट पे नहीं आ रही है, वो थोड़ी जानकारी चाहते हैं मैडम जी इससे। ज्योति मैडम जी, डॉक्टर ज्योति, 2 साल की बच्ची है, हीट पे नहीं आ रही है। और इसी में मैं एक सवाल यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी आपसे कि कई तरीके की पशुओं के अंदर ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि मनुष्यों में भी जो है वो फैल सकती हैं। उसके बारे में क्या जानकारी देंगे, क्योंकि इनके बारे में जानकारी हमारे पशुपालकों को खास तौर से होना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद। आपने 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे। पहले मैं किसान भाई के प्रश्न का जवाब दे रही हूँ। वो कह रहे हैं कि उनकी जो है वो हीट में नहीं आ रही है, तो वही है, बहुत कमज़ोर है। तो अगर किसी भी पशु को गाभिन होना है, कंसेप्शन लेना है, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसका जो भी पोषण है वो ठीक है। अगर वो क्यों नहीं आ रही है, उसको कोई ऐसी प्रजनन वाली बीमारी तो नहीं है जिससे वो गाभिन नहीं हो रही है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है और देखना है कि उसका जो पोषण है वो ठीक है। और उसमें पहले एक टेस्ट करा सकते हैं कि वो गाभिन क्यों नहीं हो रही है, और जो आप भ्रूण उसमें डाल रहे हो क्या वो ठीक है, और उसका भी ध्यान रखना है कि वो, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी वो गाभिन आ सकती है। अगर वो नेचुरल सर्विस में है, उसको कराते हो, तो वो क्यों नहीं आ रही है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास निदान है, हम टेस्ट कर सकते हैं। और जो आपके ज़िले का मैं पहले भी कह चुकी हूँ पशु चिकित्सक है, उससे जानकारी लिए और उसका भी सब टेस्ट करवा लीजिए, तो उससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। जो दूसरी बात आपने पूछी है वो ये है कि हमारे पशुओं से मनुष्यों में कौन सी बीमारी आ सकती है। तो आज का जो ये पैंडेमिक है, तो इसमें कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि पशुओं से मनुष्यों में आ सकती है। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है कि जो भी मनुष्य उनका रखरखाव करता है, तो उनको पूरी तरह से अपना प्रोटेक्शन लेना है, अपने उसका ध्यान रखना है, कैसे वो उनका पालन कर सकें। जैसे एक बहुत बीमारी है जो कि दूध से मनुष्यों में आ सकती है, वो है टीबी की बीमारी। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि हमें पूरा स्वच्छता का ध्यान रखना है। ऐसी और कई बीमारियां जैसे ब्रुसलोसिस की बीमारी है, वो भी मनुष्यों में आ सकती है। और हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल के काल में काफ़ी सारे जैसे फ्लू की बीमारी है जो कि पोल्ट्री सेक्टर में भी आती है, वो भी हम मनुष्यों में आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चलते चलते यहाँ पर बहुत संक्षेप में डॉक्टर चौधरी आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से बकरी पालन करके आमदनी में इजाफा किया जा सकता है। बहुत संक्षेप में बताइए, समय नहीं है हमारे पास। मैंने इससे पहले भी किसान भाइयों को बताया है कि बकरी पालन से अधिक लाभ पाने के लिए आपका प्रयास होना चाहिए कि उनका जहाँ रखरखाव वो अच्छा हो, उनका बाड़ा अच्छा हो, खाने की प्रॉपर व्यवस्था हो, जैसे सूखा चारा, हरा चारा और दाना हो। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उनका टीकाकरण जरूर करा ले बीमारियों का। अगर आपने टीकाकरण नहीं कराया, बीमारी आ गई है, तो बड़ी परेशानी हो सकती है। ये मुख्य बिंदु हैं जिनका आप ध्यान रखें। बिल्कुल डॉक्टर चौधरी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां बकरी पालन से संबंधित देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही डॉक्टर ज्योति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आई, इतना समय दिया और विषय से संबंधित इतनी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने जानकारी हासिल की बदलते मौसम में पशुओं के रखरखाव के बारे में, और साथ ही बकरी पालन से संबंधित भी हमने जानकारियां ली हैं। अब आइए आपको बता दें कि हमारे कल के हेलो किसान कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। कल हम बात करने वाले हैं पॉली हाउस में सब्जियों की खेती के बारे में।
और साथ ही बात होगी किसान उत्पादक संगठन निर्माण एवं फायदे की। दोनों विषयों के संबंध में पहले से अगर आप अपने कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट करें hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न हमें लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहता है। और आप हमारे इस कार्यक्रम को टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं या फिर YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। वहां पर जाएं, टाइप करें DD किसान। तो हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है। इस कड़ी में धर्म को कर्म के साथ जोड़ूंगा, होऊंगा हर की पौड़ी के एक लंगर में शामिल। जानूंगा कि क्यों सिद्ध संत के आश्रम में पाली गई गायों का दूध नहीं लिया जाता। दिनों के प्रयागराज और आज प्रयागराज में क्या परिवर्तन आया है, और आज जब आप एक सांसद हैं तो आपने क्या किया है अपने क्षेत्र के लिए? आज का जो प्रयागराज है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरी तरह से आकर्षित है। मोदी जी को खासतौर से वो अपना नेतृत्व, अब चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो चाहे पार्लियामेंट का हो, लोकसभा का, लोग ये समझते हैं कि अगर मोदी की पार्टी है तो काम करेगी। तो मैं आज के प्रयागराज में इतना ही अंतर मानूंगी कि प्रयागराज आज बहुत सुंदर है, बहुत बेहतर है। उसमें उतना विकास हुआ पिछले 4 सालों में, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए और जब से प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को में आकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी, DD किसान के खास कार्यक्रम नेत्री में। औरैया जिले के विकास खंड भाग्यनगर स्थित परवाहा गांव में प्रमुख रूप से धान, गेहूं और मक्का की खेती होती है। परवाहा क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेती और पशुपालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहीं की एक महिला किसान हैं, गीता देवी, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परवाहा गांव की रहने वाली गीता देवी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। गीता के पास पैतृक जमीन 0.8 एकड़ है, जिस पर वो साल भर खेती करती थी, लेकिन उन्हें अनाज का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने खेती के साथ पशुपालन भी अपनाया, फिर भी इनकी माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वर्ष 2015 में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा से प्रशिक्षण लिया और उत्पादन को बढ़ाया। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ऊसर भूमि का सुधार किया। ऊसर सुधार के लिए ये धान के पुआल को जलाती नहीं है। इसके प्रबंधन के लिए धान की कटाई ऊपर से करती हैं और धान के पुआल को गेहूं की बुआई के बाद पूरे खेत में बिछा देती हैं, जिससे गेहूं का जमाव अच्छा होता है और पानी की भी बचत होती है। पुआल के प्रबंधन के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मैं अथवर धान काटती हूँ, पुआल को इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर बाद में हम गेहूँ बोने के बाद पुआल को खेत में फैला देती हूँ, जिससे मेरे खेत की नमी रहे और बीज भी अच्छा जमे और इसमें खरपतवार भी नहीं होता है। गीता देवी की जमीन कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा के बगल में ही है, इसलिए गीता देवी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के निरंतर संपर्क में रहती हैं।
गीता देवी वैज्ञानिकों के सहयोग से धान की ऊसर प्रजाति CSR 36 का बीज उत्पादन कर रही हैं। ये 8 क्विंटल बीज उत्पादन कर 30 से 35 हजार रुपए अतिरिक्त आमदनी कमा रही हैं। इनके पति राजेंद्र पाल इनको कृषि कार्यों में पूरा सहयोग कर रहे हैं। CSR 36 का बीज हम धान लगाती हूँ, उसमें जो सूखे खेत में या गीले में धान हो जाता है और हमें उसमें धान में मुनाफा भी होती है। खेती के अलावा गीता देवी ने पशुपालन के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की है। पशुओं का दूध ये शहर में बेच रही हैं, जिसके दाम इन्हें अच्छे मिल रहे हैं। गीता आज पशुपालन से 60,000